हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, आज का जो सेशन है ना, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है ना आपके सोशल साइंस के, वो लेके आया हूँ। आज के सेशन को देखने के बाद, आज के क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितना डीपली आपको पढ़ना है और कितनी बार और कितनी अच्छे से आपको रिवीजन करना है। तो आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है, वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी ने बोला था और जैसा कि आप सभी को चाहिए था, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स के, जितने भी आपके नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट के, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं मात्र 549 रुपए के अंदर। ठीक है, इसमें आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, सभी का आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। और साथ में इस कोर्स के साथ आपको, इन नोट्स के साथ आपको जो सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज है, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आपकी साइंस की जो टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सोशल साइंस के जो नोट टेस्ट है, मैं अपलोड कर चुका हूं। आपके टोटल 28 टेस्ट सोशल साइंस के आएंगे और 16 जो टेस्ट हैं वो आपके साइंस के आएंगे। ठीक है, तो साइंस के जो टेस्ट है वो भी आपके आज या कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इस कोर्स को परचेज करके अच्छे से प्रिंट निकलवा के नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। साथ में आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके ये भी देख सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट सीरीज है वही चाहिए, तो आप उसको भी प्राप्त कर पाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, आज के जो क्वेश्चंस है ना, इनका लेवल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा नोट्स की जो रिवीजन है ना आपके लिए ज़रूरत है। और ये जो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए उठा के लेके आया हूँ ना, इन सभी को हमने हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूड कर रखा है। और मैंने वीडियो कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल से इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते हैं? उपासना का मतलब होता है पूजा करना। कि हम बम और पिस्तौल की उपासना करने वाले व्यक्तियों में नहीं हैं, बल्कि समाज में हम क्रांति चाहते हैं। ठीक है, ये वर्ड किसने कहे हैं कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में हम क्रांति चाहते हैं? तो ये वर्ड किसके द्वारा कहे गए हैं? देखिए, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने कौन से वर्ड बोले थे। ये क्वेश्चन हमारा चंडीगढ़ पीआरटी में पूछा जा चुका है। तो अगर वो पूछा गया है, तो आपका ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस को देखिए आप। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इनमें से ये वर्ड किसने कहे थे? आपने लाल बाल पाल के बारे में सुना है? लाल, बाल और पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जिनका संबंध पंजाब से था। बाल से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल से विपिन चंद्र पाल। इन तीनों के बारे में लाल बाल पाल जो ट्रिक है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, 100% पढ़ी होगी, विपिन चंद्र पाल। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं लाल, बाल और पाल। और ये तीनों के तीनों आपके गरम दल के नेता थे। इनकी बहुत ही जोशीले थे, जो हिंसा के अंदर विश्वास रखते थे। यानी कि वो ये जानते थे कि हमें है ना आगे आके युद्ध करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उनका सामना करना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों को निकाल सकते हैं। और एक थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी। इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मात्र 23 साल की एज के अंदर भगत सिंह को क्या लग गई थी? आपकी फांसी लग गई थी। सिर्फ और सिर्फ महज 23 साल के थे ये। ठीक है ना, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका क्या? आप बताइए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। ये जो वर्ड है ना, ये आपके बोले थे भगत सिंह ने, लेकिन हमारा ध्यान किस पे जा सकता है? बाल गंगाधर तिलक पे भी, लाला लाजपत राय के ऊपर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके लाल बाल पाल हैं।
ये आपके गर्म दल के नेता थे। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट है ना, ये भी दे सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की चीजें डाली जाएंगी, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, भगत सिंह। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं ना, ये हमने हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूड कर रखी है। ये नोट्स का ही स्क्रीनशॉट है जो मैं यहाँ पे आपके सामने लगा रहा हूं, ठीक है। देखिए, भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई। उस समय उनकी जो उम्र है केवल 23 साल थी। कितनी साल? केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, लेकिन समाज में वो क्या चाहते हैं? क्रांति लाना चाहते हैं। समाज में वो क्रांति लाना चाहते हैं। उन्होंने, देखिए, जो भगत सिंह है, जो बटुकेश्वर दत्त है ना, इन्होंने जो असेंबली है जहां पे चर्चा चल रही थी, वहां पे बम फेंक दिया था, जिनके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। और इन्होंने जो बम है ना, वो भी ऐसी जगह पर फेंका था ताकि किसी को नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो अपनी बात है ना, वो उन तक पहुंचाना चाहते थे। वो जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, उन तक पहुंचाना चाहते थे जो असेंबली में बैठे हुए थे, ठीक है ना। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। वो उनकी बात अच्छे से सुन सकें, सिर्फ इसलिए हाईलाइट में आने के लिए इन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका था और ऐसी जगह पर फेंका था कि किसी को नुकसान न पहुंचे, और अपनी आराम से वहीं पे शांतिपूर्वक अपनी गिरफ्तारी भी दे दी थी। और इन पर मुकदमा चला और 23 साल की एज के अंदर इनको क्या दे दी गई? आपकी फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सत्याग्रह के बारे में। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपका पूछा भी जा चुका है। उन्होंने अलग तरीके से पूछा था, मैंने और अलग तरीके से आप बना दिया है आपके लिए, ताकि आप 360 डिग्री सोच पाए, ठीक है। तो देखिए, सत्याग्रह क्या है? शुद्ध आत्मबल है। बिल्कुल सही बात है भाई। जो सत्याग्रह है वो आपका शुद्ध आत्मबल होता है, आत्मा का बल होता है, ठीक है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। एकदम राइट है भाई। दुर्भावना का मतलब होता है बुरी भावना, बुरा उद्देश्य। तो सत्याग्रह के अंदर दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। एकदम सही है भाई। और हमसे पूछा था सही नहीं है। आगे देखते हैं। यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क, उत्पीड़क का मतलब होता है जो आपको क्या देता है? उत्प्रेरणा देता है। उत्प्रेरणा यानी कि जो आपको कष्ट देता है। आप कष्ट से समझिए, जो आपको कष्ट देता है, उत्पीड़न देता है, वो होता है उत्पीड़क, यानी कि आपको परेशान करने वाला। तो यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। ये आपकी स्टेटमेंट है। और एक आपकी स्टेटमेंट है सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को तो आप नेगलेक्ट कर दोगे कि ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, और इन दोनों में हो गए आप कंफ्यूज। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं। तो जो सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह बोलता है यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है ना, तो आप सत्य के लिए खड़े रहिए। जो आपको परेशान करता है उसको मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आपको आत्म बल की आवश्यकता है। तो यहां पे शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आता ना, तब ये सही होता। तो इसलिए आपका गलत पूछा था, नहीं है पूछा था, तो इसलिए नहीं आपका ये हो जाएगा। और सत्याग्रह क्या है? आपका शारीरिक बल नहीं है, ये एक आपका आत्म बल है, आत्मा का बल है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा था नेगेटिव वाला जो नहीं है वो, ठीक है। समझ गए? देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए, ये सभी स्क्रीनशॉट हमारे नोट्स के हैं। एक एक पॉइंट को रट लेना, ठीक है ना। एक भी छोटे से भी लाइन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो के थ्रू पढ़ना है ना, तो आप वीडियो कोर्स भी देख सकते हैं। एक एक चीज को विद डिटेल बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे, अब इसने बोला इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष किसके खिलाफ है? अन्याय के खिलाफ है। किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ। फिर से देखिए आप, इसने बोला इसका अर्थ यह है कि अगर आपका क्या उद्देश्य, अगर आपका उद्देश्य क्या है? सच्चा है। अगर आपका संघर्ष किसके खिलाफ है? अन्याय के खिलाफ है, तो आपको उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। और वहां पे दे रखा था कि होती है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। मैंने ये भी ऑप्शन में डाल दिया था। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, और यही आपका चंडीगढ़ पीआरटी में ये वाली लाइन दे रखी थी, सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता। वहां पे दे रखा था कि पहुंचाता है। वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है, याद रखिएगा। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्म बल है, मैंने बताया ना। सत्याग्रह क्या है? आपका शुद्ध आत्म बल है।
यानी कि आत्मा का बल है, सत्य ही आत्मा का क्या है, आधार है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, और अहिंसा क्या है, हमारा सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा क्या है, सर्वोच्च धर्म है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मैंने बताया ना, अगर आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स चाहिए ना, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट को वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो कोर्स को भी ले सकते हैं, जिसमें आपका जीए का पोर्शन है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं आपको वीडियो के फॉर्म में कोर्स में कंप्लीटली मिल जाएंगी। जो न्यू चीज़ें हैं वो मैं अभी अपलोड करता जा रहा हूँ, तो आपको कंप्लीट सिलेबस एकदम बेस्ट तरीके से मिलेगा। आप बिल्कुल भी चीज़ों को स्किप मत कीजिए, अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कीजिए चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें आपका सोशल साइंस, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस अगर आपको पढ़नी है, तो आप वीडियो कोर्स 6 सब्जेक्ट वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन के समर्थन, खिलाफत आंदोलन के समर्थन व स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किए जाने के लिए गांधी जी ने सभी नेताओं को किस अधिवेशन में राजी किया था। यानी कि गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन को शुरू कर रहे थे, और उसी समय आपका खिलाफत जो आंदोलन है वो भी चल रहा था। तो इसको राजी करने के लिए, यानी कि असहयोग आंदोलन की परमिशन लेने के लिए गांधी जी ने किन किन रेजाओं को राजी किया था, किन किन नेताओं को राजी किया था, और किस अधिवेशन में किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और आपका दिल्ली अधिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन के अंदर उन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए जितने भी प्रकार के नेता हैं आपके, सभी को अधिवेशन में राजी कर लिया था कि हम लोग एक असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे जो खिलाफत आंदोलन के समर्थन में होगा और स्वराज के लिए हमारी हेल्प करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, आपका कलकत्ता अधिवेशन। देखिए आप, और कब की बात है ये, सितंबर 1920 में। ये अधिवेशन कब हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था आपका सितंबर 1920 में। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए और स्वराज के लिए हमें एक असहयोग आंदोलन को शुरू करना चाहिए, ठीक है। और ये सभी नोट्स में इंक्लूड हैं, एकदम डिटेल से पढ़ना, एक भी लाइन को स्किप मत करना, मेरी बात याद रखिए आप। इसी टाइप के क्वेश्चंस, और हो सकता है यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर किस अधिवेशन में लगी। देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, गांधी जी ने सभी को राजी कर लिया था। अब राजी करने के बाद आपकी एक प्रोसीजर तो होता है ना, एक मोहर तो लगती है ना, एक तरह से उस चीज को कंप्लीटली लागू तो किया जाता है ना। तो असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर किस अधिवेशन में लगी थी। तो उसके लिए देखिए आप ऑप्शंस को, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन और आपका नागपुर अधिवेशन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर डी। तो आपका नागपुर अधिवेशन था ना, इसमें असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर कंप्लीटली आपकी मोहर लग गई थी, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर संस्कृत थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलते रहा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन आखिरकार कब, दिसंबर 1920 में आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अंदर जो असहयोग आंदोलन था ना, उसकी स्वीकृति पर कंप्लीटली मोहर आपकी लग गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ 6 अप्रैल को अवज्ञा आंदोलन शुरू करना था। इससे पहले ही गांधी जी किस जगह पर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी कि देखिए, आपके आंदोलन चल रहे थे विभिन्न तरह के, तो आपका जो अवज्ञा आंदोलन है ना, वो 6 अप्रैल को स्टार्ट करना था। लेकिन उससे पहले ही गांधी जी जो काफी नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और जो गांधी जी हैं उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी।
तो आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से किस एरिया पर उनके प्रवेश पर पाबंदी लगी थी, यह आपसे पूछा गया है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए। देखिए आपके ऑप्शन क्या 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 हैं। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है या फिर हरियाणा है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर सी। जो गांधी जी के दिल्ली प्रवेश के ऊपर क्या लगा दी थी, आपकी पाबंदी लगा दी गई थी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। महात्मा गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, यानी कि नागरिक क्या ना दे, साथ ना दे अंग्रेजों का। ठीक है, ये जो अन्यायपूर्ण जो कानून है इनका नागरिक साथ ना दे, इसकी अवज्ञा चाहते थे। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा, यानी कि न चाहना। ठीक है, इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राम जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने से आशंका से भयभीत होकर अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर क्या कर दिया, दमन शुरू कर दिया। उन पर लाठियां बरसाना या अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी के दिल्ली प्रवेश करने पर क्या लगा दी, आपकी पाबंदी लगा दी गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई, ये आपसे पूछा गया है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो कब और किसके द्वारा लिखी गई है। तो 1909 के अंदर महात्मा गांधी ने लिखी, 1909 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, 1927 में सुभाष चंद्र बोस ने लिखी या फिर 1927 के अंदर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो जो हिंद स्वराज आपकी जो पुस्तक है वो 1909 में लिखी गई थी और गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ये आपका आंसर है, आपको याद रखना है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज कब 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो किसने बोली थी ये बात, आपके हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर गांधी जी ने बोली थी। तो आपसे एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है। ये देखिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, नोट्स में सब कुछ इंक्लूड है, एक लाइन को भी आप स्किप मत कीजिएगा, आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से ये स्टेटमेंट किसने दी थी, और स्टेटमेंट दे देंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। तो निम्नलिखित में से ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। फिर से क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन दे देंगे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, वहां पे महात्मा गांधी ही होगा। तो इसलिए एक भी लाइन को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से बार बार इनका रिवीजन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत असहयोग आंदोलन के दौरान किस एक जगह को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। यानी कि आपके जो परिषद के चुनाव चल रहे थे ना, हर जगह इनका बहिष्कार हुआ, यानी कि हम नहीं होने देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां पर इसका विरोध नहीं किया गया और वहां पे आपके चुनाव हुए। कब, किस समय की बात है, खिलाफत असहयोग आंदोलन के दौरान। और ये दोनों कब स्टार्ट हुए थे, अगर आपको एक्चुअल पूछा जाए तो जनवरी 1921 के अंदर स्टार्ट हुए थे दोनों। कब हुए थे, जनवरी 1921 के अंदर। तो वो कौन सी जगह है जहां पर आपका परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया। तो किस जगह को छोड़ के पूछा है ना, यानी कि उस जगह पर नहीं किया बहिष्कार। तो ऑप्शन को देखिए आप, बंबई, पंजाब, कलकत्ता और मद्रास। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आंसर नंबर डी। मद्रास वो जगह है जहां पे आपके परिषद के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया गया। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। अगर आपसे यह भी पूछा जाए ना कि जो आंदोलन की शुरुआत है, असहयोग खिलाफत जो आंदोलन था जनवरी 1921 में जो स्टार्ट हुआ, उसकी शुरुआत किसकी हिस्सेदारी के साथ हुई थी, तो शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ। याद रखिएगा, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। और मद्रास के अलावा, यह है आपका आंसर, मद्रास के अलावा ज्यादातर जो प्रांत थे ना वहां पे परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया था। यानी कि एकमात्र आपका जो मद्रास है वो ऐसा था जहां पे आपके परिषद चुनावों का बहिष्कार नहीं किया गया। तो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मद्रास में बनाई गई जस्टिस पार्टी,
मद्रास में बनाई गई जस्टिस पार्टी का संबंध किस समुदाय से था? ऑप्शंस को देखिए आप, ब्राह्मणों से था, गैर ब्राह्मणों से था, हिंदुओं से था, या फिर गैर हिंदुओं से था। मुस्लिम दे देगा ऑप्शन में, गैर मुस्लिम दे देगा ऑप्शन में, कुछ भी दे सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका आंसर नंबर बी, कि जो आपकी जस्टिस पार्टी थी जो मद्रास के अंदर बनाई गई थी, वो आपकी गैर ब्राह्मणों से रिलेटेड थी। और गैर ब्राह्मण क्या चाहते थे? गैर ब्राह्मण चाहते थे कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, हमारे लिए भी ब्राह्मणों को जैसे ब्राह्मणों को वो मिल रहे हैं, आपके अधिकार मिल रहे हैं, इसी तरह के अधिकार जो राजनीति है ना उसमें हमें मिलने चाहिए, यानी कि गैर ब्राह्मणों को मिलने चाहिए। ये डिमांड थी इनकी, ठीक है। तो मद्रास में बनाई गई जस्टिस पार्टी का संबंध किस समुदाय से था? आपके गैर ब्राह्मणों से, आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। मैंने बताया ना, सब चीजें आपके नोट्स में इंक्लूड है, ठीक है। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी, ये हो गया ना आपका आंसर। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का क्या किया? बहिष्कार नहीं किया। इस पार्टी ने, जस्टिस पार्टी ने, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मद्रास के अंदर निम्नलिखित में से किस पार्टी ने आपके जो परिषद के चुनाव हुए थे उनका बहिष्कार नहीं किया? तो कौन सी पार्टी थी? आपकी जस्टिस पार्टी थी। किसकी पार्टी थी? गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी, ठीक है। जस्टिस पार्टी थी, किसकी थी? गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी। और कहां पे थी? आपके मद्रास के अंदर। और इसने क्या नहीं किया था? आपके जो चुनाव थे उनका बहिष्कार नहीं किया था। समझ गए होंगे आप। एक से देखिए 2-3 लाइन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आप 360 डिग्री पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गिरमिटिया के तौर पर फिजी में काम किया था? गिरमिटिया के तौर पर फिजी में काम किया था। देखिए उस समय क्या होता था ना, जैसे आपके गिरमिटिया, जैसे आपका फिजी हो गया, फिजी, गयाना, आपका न्यूजीलैंड, तो ये वो देश होते थे जहां पे जो मजदूर है ना, जो लोग है ना, वो काम करने के लिए जाते थे और इनको बुलाया जाता था गिरमिटिया। और गिरमिटिया कुछ नहीं है, गिरमिटिया इसलिए बोलते थे कि वहां पे जब काम करने के लिए जाते थे ना, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट होता था, यानी कि अनुबंध, जिसको हम हिंदी में बोले तो अनुबंध, एग्रीमेंट, कि आप इतने साल के लिए यहां पे काम करोगे। तो एक्चुअल में जो एग्रीमेंट था ना, उसको गिरमिटिया बोला जाता था। तो इस एग्रीमेंट के द्वारा, इस एग्रीमेंट के थ्रू जितने भी आपके मजदूर आते थे ना, उन सभी को क्या बोला जाने लगा? गिरमिटिया बोला जाने लगा। तो एक्चुअल में गिरमिटिया तो एक एग्रीमेंट था, एक अनुबंध था। लेकिन जो भी इस अनुबंध के अंतर्गत जो मजदूर आते थे ना, उन मजदूरों को भी क्या कहा जाने लगा? आपका गिरमिटिया कहा जाने लगा, ठीक है। तो गिरमिटिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। तो निम्नलिखित में से किसने गिरमिटिया के तौर पर फिजी में काम किया था? तो वो थे आपके बाबा रामचंद्र ने, पुरुषोत्तम दास ने, जिड्डी बिड़ला जो उद्योगपति है उन्होंने, और निम्नलिखित में से इनमें से किसी ने नहीं। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट यानी कि बाबा रामचंद्र ने। और एक्चुअल में ये अवध है ना, अवध के अंदर इन्होंने किसान आंदोलन जो है ना, उसका नेतृत्व किया था। कहां पे? अवध के अंदर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो बाबा रामचंद्र ने किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, ये मैंने नोट्स में डाल रखे हर चीज को, और आप बार बार रिवाइज करना। मैं इसलिए ही बार बार बोल रहा हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, देख लेना आप। तो अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बाबा रामचंद्र का जो नेतृत्व था, जो आंदोलन था, वो किनके खिलाफ था? कि जो तालुकदार थे ना, जो जमींदार थे, उनके खिलाफ था। क्यों? क्योंकि जो किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे, किसानों को बेगार देनी पड़ती थी, बेगार करनी पड़ती थी। अब ये बेगार वर्ड है ना, बार बार आता है। तो बेगार का एक्चुअल में मतलब पता क्या होता है? बेगार का मतलब ये होता है, आपको किसी ने बोला कि आओ और मेरे घर पे है ना पोछा झाड़ू करना है, ठीक है। आप पोछा झाड़ू करके जाओगे, लेकिन मैं आपको इसके पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। आप मेरे घर पे आओ, जो मेरे भैंस वगैरह है उन सब का काम करो, मैं आपको काम पैसे नहीं दूंगा। आप मेरे घर पे आओ, क्या करो? मेरे खेतों में काम करो, और मैं उनके पैसे नहीं दूंगा। तो यानी कि आपसे सिर्फ और सिर्फ काम करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे रहे, कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। तो इसको बोल जाते हैं बेगार। तो किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, जबरदस्ती मजबूरन उनसे करवाई जाती थी बेगार, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस को देखिए आप, 1920 के अंदर, 1927 के अंदर,
1930 के अंदर और 1932 के अंदर। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, 1920 में। अगर फिक्की के बारे में पूछी जाती है, फिक्की ये भी किससे रिलेटेड है, आपके उद्योगों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, लेकिन आपका इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल जो कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी 1920 के अंदर। आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए आप, व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना, और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं फिक्की। तो आपका जो फिक्की का गठन था वो कब किया था, 1927 में, लेकिन आपकी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना 1927 के अंदर, ठीक है। तो देखिए ये सभी आपके क्वेश्चंस थे। मैं डीपली इन क्वेश्चंस को बनाता हूं, नोट्स में हर छोटी से छोटी चीज को मैं इंक्लूड करता हूं, और वीडियो कोर्स में हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने बेगार को एक्सप्लेन किया, हमारी एक जबरन भर्ती होती है, तो जबरन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, इन सभी चीजों को मैं बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। जिस भी चीज का आप लेना चाहें, आप कोर्स लेके एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, चीजों को जितनी ज्यादा हो सके रिवाइज करना, एक भी लाइन को आप स्किप मत कीजिएगा, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, धन्यवाद।